हेलो, मैं एस के सिन्हा। अब डिस्कस करने जा रहा हूँ 27 को जो सेकंड पेपर हुआ है जेई मेन का, उसके ऑर्गेनिक के सॉल्यूशन। तो जेई मेन का जो शिफ्ट 1 का पेपर था, थोड़ा ज़्यादा आसान था ऑर्गेनिक में। ये पेपर शायद उतना आसान नहीं है, कुछ रिएक्शंस भी यहाँ हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा टफ है। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफ है। अब वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट इवन आफ्टर कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट। तो ये जो क्वेश्चन है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें फैक्ट है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, और कोगुलेशन का प्रभाव क्या होता है, और कहाँ पे प्रभाव नहीं होता। तो यह सिंपल सा जवाब है, इसका आंसर होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। तो कोई भी प्रोटीन बन रहा है तो उसमें सबसे पहले अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनते हैं। वो सीक्वेंस मिल करके एक रिबन टाइप के स्ट्रक्चर या फिर स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर ऐसे ऐसे कई स्पाइरल स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बाद में किसी न किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के साथ मिलकर के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं होता? तो जवाब है प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन का सीक्वेंस, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। दैट इज द बेस्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। फिनोलिक ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब फिनॉल की बात उठती है तो एक रिलेटिव हो जाता है कि अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। तो अल्कोहल में आर के ऊपर OH है और फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH है। तो पहला अंतर दिखता है कि ये जो हमारे पास आर है और ये जो बेंजीन है, तो बेंजीन सल्फेट है। तो नॉर्मली जो हम लोग एक लुकास रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl, तो यहाँ पर लुकास प्रयोग में आता है अल्कोहल के लिए, है ना। कैन है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, वो भी आता है अल्कोहल के लिए। फिनॉल के लिए क्या यूज करते हैं? एक तो यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड, और दूसरा यहाँ पर एक टेस्ट यूज किया गया है, थैलीन टेस्ट। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोप्थैलीन बनाता है। फिनॉल की प्रॉपर्टी है कि फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोप्थैलीन बनाता है, और वो अलग मीडियम में अलग अलग, बेसिकली दैट इज फिनोप्थैलीन क्या है? तो फिनोप्थैलीन आप जान के है एक इंडिकेटर। तो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में उसके कलर बदल जाएंगे। तो यहाँ पर फिनोप्थैलीन टेस्ट इसको हम कहते हैं। फिनोलिक ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है? फिनोप्थैलीन थैलीन टेस्ट। अच्छा, अगेन अब ये क्वेश्चन एक सिंपल मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सिंपल मैकेनिज्म है, ज्यादा कोई मैकेनिज्म नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज। तो आप ध्यान देंगे कि इस रिएक्शन में क्या है भाई? गिवन रिएक्शन ऑर्गेनिक में समस्या क्या है कि जो कुछ है हमें इसी से समझना है। ये क्या है? सिंपल सी बात कि आपके सामने एक तरबूज दे दिया गया और बगल में एक चाकू रखा हुआ है और आपको कुछ नहीं कहा गया, तो ऑब्वियस है कि आप दिमाग लगाओगे कि भाई चाकू दिया हुआ है खरबूज को काटने के लिए। तो यहां पर वही अप्रोच है कि भाई ये हमारे पास दिया हुआ है दिस एंड दिस। अब आपको ध्यान लगाना है कि भाई इससे बनेगा क्या। तो आपने जो ऑर्गेनिक पढ़ी है तो आपको यहाँ पहचानना होगा कि खरबूज कौन है और चाकू कौन है। तो ये हमारा चाकू है जो H+ बनेगा, और यह H+ किसी भी ईथर को तोड़ने के लिए यूज होगा। अब ईथर है, एक और कैसे कार्बन है तो 2 डिग्री, एक और कैसे है 3 डिग्री। अब ये किस तरीके से टूटेगा? तो जब 3 डिग्री होता है तो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, तो यह स्टेबल कार्बोकैटायन के माध्यम से SN1 के माध्यम से टूटेगा, ब्रेक करेगा, और यहां पर कौन आ जाएगा? तो न्यूक्लियोफाइल, और इधर क्या चला जाएगा? तो H। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला, जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला, ऑर्गेनिक में ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मीन्स मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि हमेशा दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो इधर क्या जाएगा? I। तो कौन से कंपाउंड में I है? तो यहां पर I है, और यहां पर I है, यहां भी I है, यहां भी I है, तो ठीक है। और दूसरी ओर क्या बनने वाला है? यहां पर क्या जाएगा?
तो यहां पर आपके पास प्लस आया है, तो यहां माइनस, सॉरी यहां पर आई जा रहा है, वहां एच जा रहा है, तो पहला नंबर ये ओ एच एंड आई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो बाकी कहीं पर भी ओ एच नहीं बना हुआ है, तो आंसर इज 1। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, एक्सेस अमोनिया के साथ ये हमारे पास क्या है, CH2 होल 4 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन है, उसके साथ अगर अमोनिया एक्सेस है, NaOH बाद में लिया गया तो क्या बनेगा। तो बड़ा यूनिक तरह का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और यहां क्लोरो है, यहां भी क्लोरो है, और अमोनिया जब लेते हैं तो ये अमोनिया क्या करता है, SN2 के माध्यम से क्लोरीन को रिप्लेस करके क्या बना देगा, NH2, और यहां क्लोरीन है, तो पहले बनता है NH3 प्लस एसिडिक में। यहां पर फिर ध्यान देना कि जो अगेन अमोनिया इसको ले जाएगा, यहाँ पे अमोनिया फ्री हो जाएगा, और ये अब इंट्रामोलिकुलरली इस पर अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बनाते हुए ये क्या बना देगा, तो ये प्रोडक्ट बना देगा 5 मेंबर का दिस वन, समझे, एजा साइक्लोपेंटेन। अब ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर भी H प्लस रहेगा, तो यहाँ पर जो बेस दिया हुआ NaOH वो इस प्रोटॉन को ले जाएगा, तो ये आपके प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। तो कौन सा ये आंसर है, तो आंसर इज 3। तो बेसिकली ये इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर। द सेकेंड होमोलोगस मेंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज, सबसे आसान सा क्वेश्चन, बेसिकली 10th के बच्चों के लायक क्वेश्चन है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वो भी मोनोकार्बोक्सिलिक, कि जहां C डबल बॉन्ड हो OH होता है। तो सबसे छोटा पहला मेंबर क्या है, जिसमें H होता है, दूसरा मेंबर क्या होगा, जहां पर मिथाइल होगा, तो ये आपका आंसर हो गया CH3COOH। तो दिस इज योर आंसर, एसिटिक एसिड, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following does not give SN1 reaction? इसमें कौन सा रिएक्टेंट है जो SN1 नहीं देता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेस्ट करते हैं, तो कंडीशन तो कुछ दिया नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको इसमें 2-3 चीज को ध्यान रखना है कि भाई एक तो रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट, तीसरे कंडीशंस। तो SN1 में क्या होता है, तो कार्बोकेटायन बनता है। कहाँ कहाँ कार्बोकेटायन बन सकता है, हेलोजन को हटा कर क्या बनाने का प्रयास कीजिए, ये कार्बोकेटायन बना, रिजोनेंस के कारण स्टेबलाइज होगा, ये कार्बोकेटायन आप बना दो, तो ये कार्बोकेटायन हो गया वाइनालिक, ऐसे कार्बोकेटायन तो बनते ही नहीं है। ये कार्बोकेटायन बना दो, ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, बेंजीन के रिजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है, तो अच्छा है। यहां पर कार्बोकेटायन बना दो, तो ये यहाँ पर कंजुगेशन हो गया, पीछे से ऑक्सीजन का सपोर्ट हो गया, प्लस M हो गया, तो ये भी स्टेबल है। तो कौन सा नहीं बन रहा है, कौन सा अनस्टेबल है, किसको बनाने में सबसे अधिक एनर्जी लगेगी, आंसर इज सेकेंड, ये आपका कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। मतलब यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर आंसर इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, if a substance is steam volatile and immiscible in water, then which separation technique can be applied? सिंपल सा, सबसे आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप फैक्ट ओरिएंटेड है, NCERT 11th के अंदर में जो पहला चैप्टर है वह आप शुरू करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई सेपरेशन टेक्निक्स। तो सेपरेशन टेक्निक्स में सिंपल सा है कि अगर स्टीम वोलेटाइल है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। द आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूरा आपका पूरा फिनॉल के ऊपर से क्वेश्चन है और टेबल मैचिंग है कि भाई फिनॉल को से सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाते हैं, फिनॉल से निसोल बनाते हैं। इनके लिए रिएजेंट क्या क्या है, मैच करना है। तो अगर आप जब भी मैचिंग की बात करोगे तो आपको मैचिंग दिख जाएगा कि फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड बनाना है। तो क्या करते हैं हम लोग फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग जोड़ डालेंगे तो आपको मिलेगा कि रिएजेंट CHCl3 एंड F2SNOH से
यहाँ पर क्या बनता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन बन करके ये आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एसिड तो CO2 के अंदर में करते हैं, फिनॉल से फिनॉक्साइड बना करके इसके अंदर में न्यूक्लियोफिलिक इंसर्शन कराते हैं, तो CO2 से। इसके बाद बेंजोक्विनोन तो ऑक्सीडेशन सोडियम क्रोमेट से, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और फिनॉल से एनिसोल बनाने के लिए, फिनॉल पे ईथर बनाने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिनोक्साइड बना करके मिथाइल हैलाइड पे, मिथाइल ब्रोमाइड पे इसको अटैक कराएंगे, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, मिथाइलेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों ने जो बच्चों से कलेक्ट हुए हैं तो उनको आमने सामने सीधा सीधा चिपका दिया है। तो आंसर इज ए का PQRS, दिस इज योर आंसर। ये आपके रिएजेंट और ये आपका रिएक्शन। तो अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मीन्स फैक्ट ओरिएंटेड है, सारे बच्चे जो 12th ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, NCERT को पढ़ रहे हैं, उनके लिए आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा मीन सेंस ये अब सिंपली जो बच्चा NCERT फॉलो कर रहा है तो उसको थोड़े कष्ट होंगे, बना तो लेगा, होगा क्या कि उसका एक टुकड़ा बनेगा, एक टुकड़ा छूटेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का है। तो जिस बच्चे ने पूरी पढ़ाई करने के बाद सारे टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया है वही बना पाएगा। कैसे बनाएगा मैं बता देता हूं। ये क्या है, PHCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नथिंग बट स्टाइरिन। स्टाइरिन पे क्या करना है, तो रिएजेंट नंबर 1 को देखिए, BH3THF हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन 1-2 से रिप्रेजेंट होता है। तो हम इसमें ज्यादा मैकेनिज्म में नहीं जाते, सिंपल सी बात डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का ऐड हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से, यहां H और यहां OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया दिस वन। अब क्या करना है, तो अब इस प्रोडक्ट को HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा PHCH2 CH2Br, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्या किया, मैग्नीशियम ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, PHCH2 CH2MgBr। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहां पर मैग्नीशियम ईथर आ गया, ये हमारा ग्रिग्नार्ड बन गया। और अगर इसको फॉर्मल्डिहाइड में इंसर्ट कराएंगे, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए PHCH2 CH2 और ये भी बन जाएगा CH2OH। तो भैया फिनाइल पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 और 1 3 कार्बन के बाद OH, आंसर इज 1। तो यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है। और टफ ऐसा नहीं कि रिएक्शन का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ये टफ क्वेश्चन। अगेन एक और बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया, करेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन इज। ये कहां पढ़ते हैं, तो NCERT 11th के NCERT में चैप्टर नंबर 1 बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बेसिकली जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो फार्मूले को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपसे किसी ने कहा कि CH2 CH2, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपैंडेड फार्मूला। ये क्या हुआ, कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला में बॉन्ड नहीं होता, सारे एटम होते हैं एक विशेष सीक्वेंस में। अच्छा, सारे बॉन्ड लगा दे तो इसको कहते हैं एक्सपैंडेड फार्मूला। अच्छा, अब क्या करें, तो एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखलाया जाता और न ही सिंबल को दिखाया जाता कार्बन हाइड्रोजन को। तो कहता है कि इस कंपाउंड का करेक्ट बॉन्ड नोटेशन ऑफ किसका, तो ये जो यहां पर क्वेश्चन में जो पार्ट छूटा हुआ है वो ये है, यहां पे क्वेश्चन में है कि CHOH CN होल ट्वाइस, इसका करेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है। तो बेटा ध्यान देना, अभी मैंने तुमको बताया कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में बॉन्ड तो दिखलाने हैं,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाने। अब जैसे यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड लाइन नहीं होगा, गलत है। ये भी गलत है, क्यों? सिंबल दिखा रहा है। तो कहां पर कार्बन का सिंबल नहीं आ रहा है? तो थर्ड में नहीं आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं आ रहा है, तो आंसर इज दिस वन। मतलब यहां खुद समझना है, यहां सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो यही आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला है क्वेश्चन, है ना? ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, फिनॉल पे एक और रिएक्शन है। फिनॉल का डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाए, पीएच अगर 8 से 10 के बीच में हो, फिनॉल अल्कलाइन मीडियम में हो, तो फिनोक्साइड बनता है। और यहां पर ये जो डाइजोनियम के साथ क्या बनाता है? तो ये डाई बनाता है, फिनॉलिक डाई। फिनॉलिक डाई में ये जो फिनॉल है, यहां पर फिनॉल के तरफ से यहां से लिंकेज करता है, ये जो डाई कहते हैं। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, फिनॉलिक डाई। ये आपके ऑरेंज कलर, एक और क्वेश्चन आया था, बच्चों ने पूछा, हाउ मेनी द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन किराल कार्बन किरल सेंटर? किरल सेंटर, तो किरल सेंटर का मतलब जहां जहां 4 अलग अलग बॉन्ड दिख जाए, जिस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप हो जाए, तो किराल है। जैसे ये किराल है, अब ये किराल नहीं है, क्यों? क्योंकि पहला नंबर यहां पर, जैसे ये कार्बन है, तो 4 अलग अलग ग्रुप कहां है? तो किराल नहीं है। अब ये किराल है क्या? तो हाँ किराल है। आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा कि दिस कार्बन इज किराल। इसी तरीके से ये भी किराल है, और ये भी किराल है। यहां पर तो 2-2 कार्बन किराल हैं, ये भी किराल है और ये भी किराल है। और यहां ध्यान दीजिए, दोनों साइड में इथाइल है, तो दिस इज नॉट किराल। धोखे मत आइए, यहां पे ऐसे लिखा हुआ, यहां पे ऐसे लिखा हुआ, बात देखिए। तो कितने किरल कंपाउंड हैं? तो आंसर हो गया 1 2 3 एंड 4। यही आपका आंसर हो गया 4। फॉर कंफर्मेशन ऑफ C2H6 विच इज नॉट करेक्ट इंफॉर्मेशन, इथेन, तो बेटा ये तुम्हारा इथेन है। अब इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन के कारण कई कंफर्मेशन हो सकते हैं, कई एनर्जी स्टेट इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाँ, वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट कितने होंगे? तो वहां पर बात निकल के आएगी कि 2, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। इंटरकन्वर्टेबल नॉट करेक्ट, इनफाइनाइट है, इंटरकन्वर्टेबल है। डायहेड्रल एंगल इज स्टैगर्ड इज 60 डिग्री, सही है। इक्लिप्स इज मोर स्टेबल, ये लाइन गलत है। कि जो इक्लिप्स होगा तो आमने सामने में 2 तरह के समस्याएं हैं, वैन डर वाल रिपल्सन बिटवीन एटम्स और बॉन्ड एंड बॉन्ड रिपल्सन, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन। तो ये तो बेटा हाई एनर्जी स्टेट हो गया, ये अनस्टेबल है। स्टेबल क्या होगा? कि दोनों के बीच में जब रहेगा, स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा। तो इसका जवाब क्या हुआ? कि ये गलत है। इनफैक्ट इक्लिप्स इज मोस्ट स्टेबल, सॉरी लीस्ट स्टेबल। इक्लिप्स इज नॉट मोर स्टेबल, इट इज लीस्ट स्टेबल। इसकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरे पेपर डिस्कस कर लिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू।